A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the lecture 2 of the same chapter, Environment and Sustainable Development. बच्चों, इस लेक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और दूसरा पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके दो एंगल्स क्या क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ा कॉमन टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। हम कहते हैं ना कि चारों तरफ गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या है ये? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस नियर द एयर एंड द ओशियंस। जब एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ सरफेस पर बढ़ता जाएगा, एयर और ओशियंस पे धीरे धीरे गर्मी जो है वो अपना असर दिखाएगी, वो एक ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है इसका कारण जो है वो है वर्ल्ड वाइड पॉल्यूशन। पूरी दुनिया में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट हो रही हैं वो इस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कॉज है। आओ समझते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं। कई तरह की गैसेस जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों को मिलाकर ही हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इनके कारण से हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो सामना करना पड़ रहा है, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। किसके कारण से? व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग? क्या चीज़ ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो ड्यू टू नेचुरल कॉजेज लाइक बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल, गैस। इससे भी हमें बहुत ज़्यादा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट होती है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द ओशियंस एंड यूज्ड बाय द प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसको काफ़ी तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ प्लांट्स इसको यूज़ कर लेते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड्स की खुराक है, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही जो है वो कंज्यूम करते हैं। बट रेट ऑफ एमिशन जो है इसका फ्रॉम ऑल द सोर्सेज टेकन टुगेदर इज मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आपने पढ़ा भी था, जब तक तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से हमारा एमिशन कम होगा तो सब बढ़िया चलेगा, एनवायरनमेंट बढ़िया काम करेगा। लेकिन जिस दिन ये सिचुएशन हो जाएगी तो समझ लेना कि एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया, क्राइसिस आना शुरू हो गया। यही चीज़ है। दिस हैज़ लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फियर, जिससे कि हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा हुआ ओवर द पास्ट 200 ईयर्स, बहुत बड़ी बात बता रहा है। उसने इतना इंक्रीज कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड को 200 साल में, जितना कि पिछले 650,000 साल 650,000 ईयर्स में भी हमारी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज नहीं हुई, उतनी पिछली 200 ईयर्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमें देखने को मिल रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कितने रैपिड रेट से हमारा ये पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और इससे ही हमें ग्लोबल वार्मिंग फेस करनी पड़ रही है। अब हम पढ़ेंगे क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। सबसे पहले तो बेटे इससे क्लाइमेट में चेंज आ गया, और साइक्लोन्स, ड्राउट, वार्मर नाइट्स ड्यूरिंग द विंटर, रात भी गर्म है, साइक्लोन आ रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इससे क्या आ रही है ग्लोबल वार्मिंग से? जब आपको पता है कि अनप्रिडिक्टेबल मानसून हो जाएगा तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और आपको पता है किसान ही तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। तो किसान कहाँ पे, किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर ही ख़राब होती जा रही है, और इट ऑल्सो मल्टीप्लाइज इटसेल्फ। देखो, जब आपके ग्लोबल वार्मिंग से जितनी भी आपकी आइस है वो मेल्ट करेगी, जितने भी आइस कैप्ड माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो सब जो है धीरे धीरे मेल्ट करेंगे। तो आइस के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है,
वो मेल्ट करेगी तो और हमारे कंट्री में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, और जब उनका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो इससे फिर इफेक्ट क्या पड़ेगा, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इट मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, दैट इज इट लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, रिलीजिंग बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड trapped in ice, and it has gradually raised the sea level. As a result, many countries may lose their land area into sea. पानी का लेवल बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे कई कंट्रीज़ ने अपना लैंड एरिया लूज़ करना शुरू कर दिया है। तो ये तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग, उसके कॉजेज़ और उसके बैड इफ़ेक्ट्स। अब हमारा एक बड़ा छोटा सा टॉपिक अब रह गया इस लेक्चर में, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कल हमने सारा एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम एनवायरनमेंट के ही एक टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग को भी पढ़ा है हमने, और एक अब पढ़ने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूँ। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। ये दोनों इश्यूज है प्रेजेंट जनरेशन के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है जो डेवलपमेंट आज हमारी है, आज प्रेजेंट जनरेशन में, उसको हम फ्यूचर जनरेशन तक सस्टेन रख सकें, उसको मेंटेन किया जा सके, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निरंतरता से वो डेवलपमेंट चलती रहे, और इसी के दो एंगल्स हैं। देखो, it is the development that meets the needs of the present generation without reducing the ability of the future generations to meet their own needs. प्रेजेंट जनरेशन अपनी नीड पूरी कर ले, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की कॉस्ट पर नहीं तो वो हमें बहुत ज़्यादा अपना कोसेंगी और हमें बहुत बुरा कहेंगी, क्योंकि हमने उनके रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, हमने उनके रिसोर्सेज को धीरे धीरे ख़राब कर दिया। तो देखो वो यही कह रहे हैं, वी कैन अप्रोच द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट्स ऑफ रिसोर्सेज। हम इसको दो एंगल से पढ़ेंगे। एक तो रिसोर्सेज, जिसमें हमारे पास तीन तरह के रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, एयर, वाटर, सनशाइन एंड ऑल द मिनरल्स, ठीक है, वो सब, आयरन ओर, इसके बाद आपका जो है ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल। सो दीज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज, जो हमने बनाए हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स एंड ऑल, ये मैन मेड रिसोर्सेज। और तीसरा ह्यूमन कैपिटल, इसको आप पढ़ चुके हो, क्रिएटिंग स्किल, टैलेंट among the people so that they can become the asset and not be the liability for a nation. तो देखो वो क्या कहता है, based on resources, sustainable development means that we pass on to the future generations at least as much of the resources, अभी मैंने बताया natural, man-made and human, as we presently have, so that they have no less a chance than us to be happy. जितनी खुशी हमारे पास है, कम से कम वो भी उसे एंजॉय कर सके। तो एक तो इसका एंगल हो गया फ्रॉम द रिसोर्सेज एंगल। दूसरा है फ्रूट्स ऑफ रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज से जो उनको मिलने वाला है। देखो, बाय फ्रूट्स ऑफ रिसोर्सेज वी मीन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज। इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। दीज डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। सो इस बेसिस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच वी मैनेज द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द प्रेजेंट, which manages the resources in such a manner that quality of life the present generation enjoys can potentially be shared by all the future generation. रिसोर्सेज को भी हमने मेंटेन रखना है और उसके फ्रूट्स ऑफ रिसोर्सेज को भी हमने पास ऑन करना है फ्यूचर जनरेशन्स तक।
तो ये है मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान से सुनो, रिवाइंड करके सुनो, नोट्स बनाओगे और अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। बट अपना टाइम मत वेस्ट करो, साथ साथ पढ़ते रहो। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर डालो ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकूं और उस पर जो है जल्दी से जल्दी एक्शन ले सकूं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।